नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज प्राइम डिबेट के लिए बहुत खास दिन है। आज नारी सशक्तिकरण पर बात होगी, वीमेन एम्पावरमेंट पे बात होगी, वीमेन पावर पे बात होगी। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट क्या है। बहुत चर्चित शब्द है, बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या है, इसके अचीवर्स कौन हैं, उन्होंने स्ट्रगल्स क्या किए हैं, कैसे समाज में बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपना मुकाम बनाया है, किस तरह समाज में सभी विपरीत धाराओं के बीच तमाम ऑड्स के बाद भी अपना एक मुकाम स्थापित किया महिलाओं ने, अपनी स्किल्स से, अपनी क्षमता से, अपने काम के दम पर, अपनी परफॉर्मेंस के दम पर। उसको वीमेंस पावर कहते हैं, जिसको बहुत से लोग एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस विषय पर आज खास चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। तो एम्पावरमेंट की बात अगर देश में ना हो तो शायद बेमानी होगा। तो आज प्राइम डिबेट में खास तौर पर वीमेन एम्पावरमेंट में चर्चा के लिए सभी पैनलिस्ट मैंने जो आमंत्रित किए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े दिग्गज हैं। तो खास तौर पर मैंने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है मनकामेश्वर धाम मंदिर की महंत देव्या गिरी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ये पहली महंत हैं जो उस मंदिर से निकली हैं और अभी देश में पहली ऐसी महंत हैं जो उस पीठ में आसीन हैं। विशेष तौर पर मैंने देव्या गिरी जी को आमंत्रित किया है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और एमएलसी मधु गुप्ता जी मौजूद हैं। बहुत संघर्ष और बड़े कठिन रास्तों से गुजरने के बाद अब राजनीति में अपनी जड़ें जमा पाई हैं। मेरे साथ बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी और पर्वतारोहण में उत्तर प्रदेश में क्या बल्कि देश और विदेशों में बहुत नाम रोशन कर चुकी अपर्णा कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में डीआईजी टेक्निकल के पद पर मौजूद हैं और अगला मिशन इनका माउंट एवरेस्ट फतह करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी योग्यता और प्रतिभा क्या है। और उत्तर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव फंक्शनरीज में सबसे सीनियर लेडी ऑफिसर अनीता भटनागर जैन, प्रमुख सचिव खेल और यूपी की सीनियर आईएएस ऑफिसर, बहुत कड़ी और स्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर इनकी पहचान है। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। पहले तो आप चारों का धन्यवाद कि आपने ईटीवी का आमंत्रण स्वीकार किया और ये चैनल के लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि आज चारों आप एक साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जब पहली बार आप महंत के पद पर आसीन हुई, तमाम बड़ी, मुझे याद है कि बड़ी ऑड सिचुएशन थी, तब से लेकर अब तक का आपका सफर और ये अचीवमेंट्स आपका कैसा रहा? व्यवहार के रूप में तो मैं नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा था, परंतु थोड़ा से लोगों का सहयोग और आत्मबल के कारण मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी संतुष्टि बीजों से मिलती रहती है। परंतु क्योंकि ईश्वर समक्ष है तो मुझे लगता है जहाँ पे मैं कमज़ोर होती होंगी वहाँ पे ईश्वर संभाल लेते होंगे। परंतु कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा कठिन में। अच्छा, बड़ा भेदभाव होता है ऐसे में, तो एज ए लेडी आपको इसको एडजस्ट करने में कितनी परेशानियाँ हुई, कितनी तकलीफ हुई आपको? जी, मुझे नहीं लगता कि जब आप कुछ सोचते हैं और करते हैं या कुछ मन से जो आपका एम हो, जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है उस पर चलने पे लोग सहयोग करते हैं। पर अगर आप बिल्कुल सोच के विपरीत चलना चाहते हैं या कुछ नया होता है या आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। परंतु 2008 से और 2016 के बीच में मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप एक बार सोच लेते हैं तो आपके सहयोगी ज़्यादा हो जाते हैं। अपेक्षाकृत जो पुल डाउन नीचे के लिए खींचते हैं। शुरुआत में कठिनाई आई आपको? बहुत ज़्यादा। हिंदू धर्म में मैं देखता हूँ, मैं किसी धर्म के विशेष के प्रति कोई आग्रह दुराग्रह की बात नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत रूढ़िवादिता है। तो अब आप एक लेडी के तौर पर हैं, महंत के पद पर आसीन हैं, आप अपने भक्तों को, आप अपने साथ जो लोग, उनको किस तरह के आप प्रेरणा देती हैं? कम से कम रूढ़िवादिता तो खत्म होना चाहिए। जी, तमाम मंदिर ऐसी जहाँ महिलाओं के प्रवेश तक वर्जित है। जी, मुझे लगता है कि इस सृष्टि के प्रारंभ से और अब तक की जो भी भावना रही रूढ़िवादिता को लेके या धर्म को कहें कि एक उनके विचारों को कुंठित कर दिया गया। अगर आप किसी भी शास्त्र को ले लें या किसी भी धर्म ग्रंथ को ले लें तो उस पर जो इसका लेख भी होगा ना, हर लाइन पे ता आएगा, ती नहीं आएगी। यानी थोड़ा सा महसूस होता है, परंतु हो सकता है वो उस टाइम उनकी सोच से अलग हो, उनको नहीं लग रहा होगा कि इस वाली शताब्दी में ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, परंतु टोटल फिर भी
तब के टाइम में, आज के टाइम में और आगे आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूँ। डॉक्टर मधु गुप्ता मेरे साथ हैं, जो दर्शक नहीं जानते हो जान लें, बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं। तो आपका मेडिकल प्रोफेशन से लेके पॉलिटिक्स का अब तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, लाइफ एक चैलेंज है ब्रजेश जी, और महिलाओं को बखूबी इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना आता है। महिला एक शक्ति है, और हमारे देश में तो वैसे भी महिलाओं की जो पुरानी कहानियां हैं, उनकी जो आप पढ़ेंगे देखेंगे, वो महिलाओं ने क्या नहीं करके दिखाया। झांसी की रानी दुर्गा हमको की पूजा की जाती है, महिला शक्ति है। तो महिला जो सोच ले वो करके दिखाती है, और सही माने में तो करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं देते हैं सोसाइटी। सम्मान पहले नहीं। 50 उदाहरण दे सकता हूँ जी। राजनीति में भी जहाँ आप हैं वहाँ भी नहीं जी। ऐसा जो प्रोफेशन है आपका मेडिकल, वहाँ भी नहीं। देखिए, ऐसा है, जब अपना कार्य अच्छे से करेंगे, और महिला खुद, उसको सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, उसमें शक्ति है, उसे अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। वो ज़माने अलग थे जब कहा जाता था आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अब तो हम बने अभिमानी, राष्ट्र स्वाभिमानी। महिला बदल गई है, महिला अपनी ताकत जानती है। और हाँ, वो ज़माना था कि वो अपने फादर के पीछे या भाई के पीछे करती थी, अब उसे अपने काम से उसको आगे बढ़ना है। वैसे मेरे बारे में जो आपने कहा कि कैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन से राजनीति में आई, इसमें बहुत मेरे को आशीर्वाद मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी का, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी, वो मुझे लाई इस फील्ड में। लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किल है, अगर आप काम करते रहें और करते रहें। हाँ, ये ईश्वर की कृपा है, दूसरों के लिए बड़ी मुश्किल है। हाँ, बड़ों का आशीर्वाद है। अपर्णा जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ता हूँ और आपके काम देखता हूँ। पहले आप स्टूडेंट थी, फिर एग्ज़ाम पास की, IPS बनी, फिर मैं देखता हूँ आप डायरेक्ट पोस्टिंग भी और यकीन नहीं करती, और फिर आप सीधे पर्वतारोही हो गई, और अभी ऑस्ट्रेलिया जैसे के तमाम बड़े मुश्किल भरे पहाड़ भी आपने फतह किए। तो ये सब कैसे आप कर पाती हैं? ये प्रेरणा कहाँ से पाती हैं? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? थोड़ा डर नहीं लगता आपको? नहीं, अब तो डर नहीं लगता। पहले तो जी, कैमरे पे जी, पहले तो डर तो लगता था, पर शुरुआत ये उत्तर प्रदेश मेरा कर्म भूमि है, तो हर चीज़ जो भी मैंने सीखा है पुलिस के बारे में या माउंटेनियरिंग के बारे में, मैं इसी प्रदेश से मैंने सीखा है। और शुरुआत जब मैंने किया है, डाउट्स काफ़ी थे, खुद अपने फैमिली और पुलिस विभाग से ही, कि ये क्या करने चल पड़ी है। पर जैसे क्योंकि असामान्य किस्म का शौक है ना जी। हाँ, अब तो उत्तरांचल यहाँ रहने गया, तो प्लेन्स में माउंटेनियरिंग का क्या औचित्य है ये भी। पर ये स्पोर्ट्स का एक अंग है। माउंटेनियरिंग जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है, पर इंडिया में अभी शुरुआत हुई है, और महिलाएं इसमें आगे बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी महिलाएं माउंटेनियरिंग। अच्छा, आपके इस शौक के लिए कभी परिवार या प्रोफेशन आपको कोई परेशानी की वजह नहीं बना? शुरुआत में थोड़ा बहुत डाउट्स थे, पर परिवार से बहुत सहयोग मिला, और उत्तर प्रदेश पुलिस से और सरकार से भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और आर्थिक सहायता भी मिली, जिसके बलबूते मैं बाहर जाके दुनिया के जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ के जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, उसको मैं फतेह कर पाई। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है, अगले महीने मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रही हूँ। मेजर अचीवमेंट पर्वतारोही के तौर पे? जी, ये मेजर अचीवमेंट होगा आपके पर्वतारोहण अभियान का अब तक का, अगर आप इसको सक्सेसफुल कर लेती हैं? हाँ, माउंट एवरेस्ट क्योंकि सबसे ऊंची पहाड़ है दुनिया की, तो ये ऑफ कोर्स एक मेजर अचीवमेंट होगा। पर उसके बाद एक और पहाड़ बचा होगा जिसको पूरा करना अभी। अनीता भटनागर जैन साहिबा, आप बड़े कड़क मिजाज अधिकारी मानी जाती हैं, तो ये मेल डोमिनेंस ब्यूरोक्रेसी में और ख़ासतौर पर IAS संवर्ग में कैसे आप तालमेल बिठा पाई? इस वक्त चूंकि आप बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके कामकाज पर बाकी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा लोग पैनी नज़र रखते होंगे। तो बतौर एक लेडी IAS ऑफिसर आपके अनुभव क्या है? मेरे ख्याल से ये तो बात सही है जो आपने भी कही, कि जब आप कार्य क्षेत्र में होते हैं और शुरुआती सर्विस में कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कई बार ऐसे मौके और वाक़ये आए कि जहाँ पर लोग, क्योंकि आप महिला हैं, आपको बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। कई बार कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये लड़की हमें क्या बताएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू जी। लेकिन
जो बात मधु जी ने कही कि अगर आप मेहनत करिए तो अंततः एक आपकी इमेज कायम होती है और लोगों को समझ में आता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि लोग बड़ा आसान समझते हैं इस बात को कि महिला चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे पहुँच जाए, चाहे जिलाधिकारी के पद पे हो या किसी भी क्षेत्र में ऊंचे स्थान पर हो। लोगों की एक मानसिकता रही है, बहुत आसान रही है कि किसी भी महिला को अगर परेशान करना है। मैंने एक स्कैंडल पकड़ लिया था और उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों ने ये सोचा तो उन्होंने सबसे आसान है महिला के चरित्र पर उंगली उठाना। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है। और उसमें पूरी दोहरी मानसिकता होती है। जो चीज़ पुरुष के लिए बड़ी अच्छी और गर्व की मानी जाती है वो महिला के लिए एक लाछन के रूप में आती है। तो मेरे साथ एक ऐसा वाकया मुझे परेशान करने के लिए हुआ था कि मैं उस केस में आगे कुछ ना करूं। तो मैंने इस संबंध में कंप्लेंट फाइल करी और बहुत दूर राह से गुजरी। 22 दफ़े अपने पुराने ज़िले में गई जहां पर कि जिलाधिकारी होने के उपरांत सामान्यतः लोग नहीं जाते हैं। और मैंने इस अपील में उन 4 लोगों के विरुद्ध मैं वो केस जीती, उसकी अपील जीती आगे। और 4 जो वो प्रेस वाले थे जिन्होंने ऐसी न्यूज़ छापी थी उनको 1-1 साल की सज़ा हुई और उन्होंने 1-1 साल की जेल की सज़ा काटी उसमें। तो बतौर एक लेडी ऑफिसर के तौर पे और क्या क्या समस्याएं आती? मेल डोमिनेंस बहुत है इसमें, ब्यूरोक्रेसी में ये मुश्किल आती है। आपको पुरुष अधिकारी के मुकाबले 2 गुना काम करना पड़ता है ये दिखाने के बताने के लिए कि यस आई एम कॉम्पिटेंट। नहीं, मेरे ख्याल से ये दिखाने की बात नहीं है, अपनी संतुष्टि के लिए साबित आदमी करना अपना भी क्यों काम कह करता है। सकती हैं? नहीं, बार बार क्या साबित करना तो शुरू में होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक इमेज बनती है, लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए व्यक्ति काम करता है। लेकिन हाँ, प्रायः ये बात सुनने में आती है कि महिलाएं कहीं अधिक काम करती हैं पुरुषों की तुलना में। तो क्या अभी भी वही हालात हैं कि लोग महिला अफसरों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं? डोमिनेंस वही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब से मैंने सर्विस शुरू करी है और तब से अब तक मुझे लगता है अब काफ़ी बदलाव आया है। और सही मायने में मैं कहूँ, अगर कहीं काम कर रहे होते हैं, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कहीं फील्ड में हो, चाहे कहीं हो, अक्सर ये याद नहीं रहता कि हम महिला और ये पुरुष हैं, हम साथी अधिकारी हैं, यही बात याद नहीं, मैं भी यही मानता हूँ कि जो पद पर बैठा है उसका पुरुष या महिला से मतलब नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी जिस पद पर तैनात है उस पद का महत्व है। तो लोगों को देखने का अपना नज़रिया भी, समाज को अपना दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। महंत जी, एक और सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। मैंने प्रायः ही देखा है कि तमाम ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर बहुत कई बार बातें होती हैं। मैंने पूर्व में भी आपसे यही प्रश्न किया था, बहुत मुद्दा उठा पूरे देश में, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि सभी मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को ओपन किया जाए। तो इस पर आपका विज़न क्या है? क्या आपको लगता है कि इस पर कोई अभियान चलाना चाहिए? और एक इसी से दूसरा जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बतौर मनकामेश्वर धाम मंदिर मठ के महंत के तौर पर आपका अपना अचीवमेंट क्या है 8 सालों में? जी, जहाँ तक महिलाओं के प्रवेश की बात है तो मुझे लगता है ये अपनी आस्था से ज़्यादा अपनी संतुष्टि की बात होती है कि मुझे जाके कहाँ पे अच्छा फील हो रहा है या मैं कहाँ जाके संतुष्ट हूँ। वो कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, कोई भी मंदिर हो सकता है उस टाइम जब जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश इसलिए भी वर्जित था कि उस टाइम जो पुरुष जो दर्शनार्थी होते थे वो अंदर में जो कपड़े यूज़ करते थे वो नीचे वाली धोती होती थी उसको गीला करके फिर उन्हें अंदर जाना होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा अधिक होती थी। हो सकता है उस टाइम की परिस्थितियाँ वो रही हों, परंतु आज ये परिस्थिति नहीं है। बदल गया है ना, अब तो ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। जी, और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए। मैंने पर्सनली भी उन लोगों से बात करी वहाँ के ट्रस्ट से, और जाके भी जो मेरे जानने वाले थे उनसे भी मैंने बात किया कि अब इसको चेंज होना चाहिए। और ये चेंज हो रहा है, दिख रहा है, धीरे धीरे ही क्यों ना सही मगर चेंज हो रहा है। अच्छा, आप अपने अनुयायियों को ये बात नहीं कहती हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए ठीक नहीं है? कुछ इस तरह का कोई कैंपेन आप लोगों को चलाना चाहिए। पॉलिटिशियंस को तो ये बहुत सूट करता है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, बट सोशल अवेयरनेस भी तो जरूरी है। आज भी इस देश में रिलीजियस कोई अगर अवेयरनेस फैला देता है इन सब चीज़ों में तो उसको लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आप लोग इसमें कुछ पहल करेंगी तो ज़्यादा बेहतर संदेश समाज में जाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा तो मालूम रहता ही है, क्योंकि मैं उनसे बात भी करती रहती हूँ और मैं कहती भी हूँ इस टॉपिक को लेके कि जहाँ पे कई बयान आते हैं कि जनसंख्या बढ़ा लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर जनसंख्या आपको बढ़ानी है तो बहुत इस पर ऑर्फन आजकल बच्चे बहुत हैं। बहस हो रही है कि मुस्लिम ज़्यादा हो गए,
हिंदू कम हो रहे हैं, जी जी बढ़ा लेना चाहिए। नहीं, बढ़ा लेना चाहिए। आप वो दूसरा भी तो उसका व्यू देख लीजिए। बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। आपके घर में 1 या 2 बच्चा है, आपको बढ़ाना है तो आप ऑर्फन बच्चा ले लीजिए और उसको गोद रखिए, उससे भी जनसंख्या बढ़ जाएगी और दूसरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं तो अपने अनुयायियों को यही समझाती हूँ और कुछ ऐसा करते भी हैं। मधु गुप्ता जी, राजनीति में आपकी डगर तो आसान रही, आपने बताया, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, उनका प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 0.0001% है जिनको पॉलिटिक्स में कोई मुकाम मिलता है। और जैसा भी अनीता जी भी बता रही थी कि सबसे पहले क्षण पर उनका एसिड टेस्ट होता है कैरेक्टर पर लांछन लगाना। राजनीति में तो ये सबसे आसान है। तो ऐसे परिस्थिति में महिलाओं के पास राजनीति में विकल्प क्या बचते हैं? देखिए, ये एम्पावरमेंट की बात सब कोई करता है, रिजर्वेशन देना चाहिए महिलाओं की, लेकिन जब हक देने की बात होती है तो पॉलिटिशियंस देता नहीं है। यू आर लकी कि आपको दे दिए। देखिए, घर से जब बाहर महिला निकलती है, काम के लिए निकलती है, तो उसको छोटी मोटी बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो सच्ची बात है, जो सच है, वो सामने आता है। और महिलाओं के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में है, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी इज़ वेरी सेंसिटिव। आप देखिए, जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, वो महिलाओं का ख्याल करके चलाई जा रही हैं, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी समाजवादी पेंशन स्कीम। समाजवादी पेंशन स्कीम समाजवादी श्री अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की देन है, जिसमें महिलाओं को, जो हेड ऑफ द फैमिली है, लेडी हेड ऑफ द फैमिली को 500 रुपीज़ दिया जाता है, जो सीधा ई पेमेंट से उनके खाते में चला जाता है। मुझे लगता है 1090 सबसे उनकी बेहतर स्कीम है। नहीं, इसकी विमेन एम्पावरमेंट, वो तो मैं आपको बताऊंगी। आप इसकी आलोचना तमाम लोग भी कर सकते हैं, नहीं, निकाल सकते हैं, बस पर अल्टीमेट रिलीफ 99% ये हेल्पलाइन देती है। जी करती है, बिल्कुल। लेकिन जरा 1 सेकंड में लेना चाहूँगी। मैं इस स्कीम की एक खास बात आपको बताना चाहूँगी समाजवादी पेंशन की, क्योंकि वुमेन हेड ऑफ द फैमिली का नाम टॉप पर है। तो ये जो पैसा दिया जाता है उस महिला के नाम है, ये उस महिला का सम्मान है, उसका आदर है, जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार करती है। क्योंकि हर स्कीम में आप देखेंगे पुरुष सबसे आगे बढ़ते हैं, बट इस स्कीम में महिला का नाम टॉप पे है। दूसरा 1090 जो आपने कहा, ये भी बहुत अच्छी एक स्कीम है। और सबसे अच्छी बात अब तो ये भी हो गई कि एंड्रॉयड फ़ोन में आप ऐप लोड कर सकती हैं लड़कियां, महिलाएं, और जैसे ही पैनिक बटन दबाती हैं, जी वेरी गुड, और इसका बड़ा फायदा महिलाओं को मिला है। अपर्णा जी, 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये कि माउंटेनिंग का जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप ये जब सब अपने अचीवमेंट्स पूरा कर लेंगी, इसके बाद इसमें आपका अपना कहाँ भविष्य देखती हैं? क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह डालने की योजना है, या फिर पुलिसिंग सर्विस में वापस आके मेन ट्रैक पे आप काम करना पसंद करेंगी? मैंने देखिए, जब 9th बटालियन PAC मुरादाबाद तब कमांडेंट के तौर पे तैनात रही हूँ, तब मेरा ये माउंटेनियरिंग का जर्नी शुरू हुआ है। यूपी पुलिस में क्योंकि उत्तरांचल चला गया है, पर माउंटेनियरिंग का कोई औचित्य नहीं रहेगा, ये नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का एक अभिभाज्य अंग है। तो इससे फिटनेस और डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। माउंटेनियरिंग मेरा लक्ष्य है, 7 महाद्वीपों के जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको क्लाइम करने की। जब वो ख़त्म होगी, भारत में जो तो कुछ ऐसा स्टार्ट करिए कि आपके एक्सपीरियंस का दूसरे लोग भी फायदा लें। ये मैं पुलिस इसमें में ही, क्योंकि मैं यूपी पुलिस में मैं एक अकेली हूँ जो पुलिस में माउंटेनियरिंग कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बाकी जो पुलिस के लोग हैं, मेरे पीयर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं और मेरे जो जूनियर्स हैं, उनको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं और सिखाऊं। और मुझे कोई ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कोई वो नहीं है। पुलिस में ही अगर कोई ट्रेनिंग इसकी विंग बन जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आजकल महिलाओं के प्रति साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या दूसरे सोशल मीडिया माध्यम हो। तो ऐसे में उनके पास विकल्प बहुत कम रह जाता है, क्योंकि किसी के बारे में भी आप अगर कैरेक्टर एसेसिनेशन स्टार्ट कर दें सोशल मीडिया में, तो उसके पास रोकने के विकल्प कम है। अगर आप फेसबुक को सोचें, आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना चाहें या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे करना चाहें, तो वो विकल्प यूपी पुलिस के पास है नहीं। तो ऐसे में महिलाओं के पास क्या विकल्प बचता है, वो क्या करें? नहीं, अभी 1090 का बहुत अच्छा वो चल रहा है, पर ये भी है हमारा यूपी पूरे देश भर में CCTNS क्राइम एंड कंट्रोल नेटवर्किंग सिस्टम ये भी चल रहा है। तुरंत कोई भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। ये टेक्निकल सर्विसेज से एक नंबर है जो
पूरा पब्लिश्ड है, तुरंत वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और ये संबंधित जो जिला है उसको तुरंत पास हो जाता है। और अगर फेसबुक का हो या व्हाट्सएप है, ब्लॉक करना है तुरंत, अगर वो उनका एड्रेस और ये सब मिलता वो ब्लॉक कर लेते हैं। अनीता जी, 2 सवाल आपसे भी हैं। मैं देखता हूं कि जब फील्ड में या सेक्रेटरिएट में या दूसरी जगहों पर जब महिला अधिकारियों पर किसी प्रकार का हमला होता है, चाहे वो मीडिया हो या दूसरे माध्यम हो या अपने ही कैडर के लोग हों, जब करते हैं तो मैं देखता हूं कि कैडर के बाकी लोग किनारा कर लेते हैं और दूर बैठकर तमाशा देखते हैं कि इनका क्या होगा, हम तो रिजल्ट देखेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप लोगों ने कभी इस बात की पहल क्यों नहीं की कि एक लेडी आईएएस एसोसिएशन भी बनाई जाए, ताकि आप अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से रखें। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग आईएएस एसोसिएशन है उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ा सा रखा जाता है, या मैं तो कहता हूँ ना ही रखा जाता है। देखिए, एसोसिएशन अलग से महिलाओं की होने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी तो एक्सपेक्ट की होंगी कि जब आपके खिलाफ कुछ बातें हुई तो एसोसिएशन को साथ देना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं किसी मामले में एसोसिएशन किसी का साथ नहीं देता। लेकिन मेरे हिसाब से अलग से महिलाओं की एसोसिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आईएएस एसोसिएशन है और उसमें जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, सब उसका अंग हैं। जो दूसरी बात आपने कही कि एसोसिएशन में जो ऑफिस बेयरर्स हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से इसकी संख्या इसलिए कम है क्योंकि महिलाएं न केवल दफ्तर में काम कर रही हैं, परंतु उनकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा रहती है, और उसके साथ साथ उतना समय निकाल पाना एसोसिएशन के कार्यों के लिए, ईमानदारी से उतना समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप जैसे अधिकारी जो कई विभाग एक साथ संभाल सकती हैं, कमिश्नर रह सकती हैं, भारत सरकार सेवा कर सकती हैं, वो ऑफिस बेयरर का चार्ज क्यों नहीं ले सकती? नहीं, क्योंकि जो काम करो ना जो काम करो उसको बहुत अच्छे से करो, पूरा समय दे सको। तो जो आपका सरकारी काम है, जो भी विभाग आप देख रहे हैं, वो आपको अच्छे से कार्य करना है, और आपके जो अपने दायित्व हैं, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, अनेक जो हमारे रूप होते हैं, तो वो भी दायित्व उतनी ईमानदारी से निभाने हैं। उसके पश्चात जो और प्रायोरिटी अगर समय मिले तो वो भी जैसे होता है, हम लोग ये आईएएस एसोसिएशन के आईएएस वीक और ये सब होते हैं, तो आईएएस वीक के कार्यक्रमों में मैं बहुत साल से सतत ही योगदान कुछ थोड़ा बहुत कर रही हूँ। मैंने कई अफसरों से बात की, हालांकि कोई नाम लेता नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि संवेदनशील स्थानों के नाम पर तमाम जगहों पर महिलाओं की पोस्टिंग नहीं की जाती है। नहीं, मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं है, ये बहुत बहुत पहले के अरसे की बात है। और जैसे आपने मुझसे पूछा, तो शुरू में जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी तो बहुत सीनियर ऑफिसर थे, मेरे वरिष्ठ थे, तो उनका पहला रिस्पांस ये था, वो मुझे जानते भी थे पारिवारिक रूप से, तो उनका पहला रिस्पांस था कि अरे तुम क्या करोगे इस सर्विस में। तो बल्कि मैं थोड़ी हतोत्साहित भी हुई कि अरे इन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है और समय के साथ सोच बदल रही है। बल्कि अब महिला आईएएस अधिकारियों की संख्या बहुत बड़ी है। अभी जो रिसेंट हमारे बैचेस हैं उसमें तो 50% महिलाएं हैं। And they are performing well. Thank you. I will say thank you on behalf of all of them. मान जी, लास्ट राउंड है, मैं आप चारों को 20-20 सेकंड का समय देता हूं इस पूरे मुद्दे पर, महिला सशक्तिकरण पर। 20 सेकंड में आप अपनी बात कह सकती हैं, प्लीज। जी, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है या जो ये वर्ड है, ये थोड़ा मुझे कम समझ में आता है, क्योंकि महिला तो एक शक्ति के रूप में है। वो आप परिवार में देख लिए, सामाजिक में देख लिए या आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लिए, कहीं पे भी आप उसको काम देंगे बहुत अच्छे से वो करके दिखाती है, जो शायद दूसरा वर्ग उसको संख्या बल में या मानसिक बल पे उतने अच्छे से नहीं दिखा पाता है। तो मेरा मानना है कि वो अपने आप में शक्तिशाली है। हाँ, बस उससे थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा होती है। आप उसका विरोध नहीं करें, जो कार्य कर रही है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसका सहयोग मधु जी, करें। आज भी राजनीति में मैंने देखा है कि आज भी प्रधानपति होता है, सभा सदस्य पति होता है, सांसद पति होता है, विधायक पति होता है। कहने के लिए तो महिलाओं को आपने एम्पावर कर दिया, पोजीशन दे दी, लेकिन आज भी एक्चुअल कंट्रोल पुरुष करते हैं। हाँ, ये दुख की बात है। अगर महिला इलेक्शन जीतती है या महिला किसी पोस्ट पर है तो उसको खुद काम करना चाहिए, उसके हस्बैंड को उसकी पोस्ट नहीं ले लेनी चाहिए। ये तभी संभव है जब महिलाएं अच्छे से एजुकेट हों और आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों, इंडिपेंडेंट हों। अगर वो पुरुष पे डिपेंडेंट होंगी तो वो अपना हुक्म चलाएंगी, जबकि महिलाएं हमारे पुराने समय से मल्टीटास्क एक्टिविटी करती आई हैं। बेचारी कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछिए क्या करती हूँ, सिर्फ घर में रहती हूँ, घर का काम करती हूँ। घर का काम तो सबसे बड़ा काम है। आप किचन का काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड पर निगरानी रखती हैं, हस्बैंड की ऑल टुगेदर बहुत सारा काम करती हैं। अपर्णा जी, 20 सेकंड, वीमेन एम्पावरमेंट पे आपकी फाइनल ओपिनियन। समय बदल रहा है और महिला भी हर
फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और मेरे समझ से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है और ये हो भी रहा है। और कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां महिलाएं पीछे हो रही हैं, सब में आगे बढ़ रही हैं और कदम कदम पे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करके दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो आगे के दौर में महिलाएं ही सबसे आगे रहेंगी, ये मेरा उम्मीद है। अनीता जी, 2 सवाल हैं आपसे, फाइनल फिर आपके जवाब से प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। पहला तो ये कि जो लेडी आईएएस ऑफिसर्स हैं फील्ड में इस वक्त या सेक्रेटरीट जहां भी तैनात हो, उनको आप अपना अनुभव किस तरह से साझा करना चाहेंगी? एक तो इस पे सवाल है। दूसरा सवाल ये कि आप उनको संदेश क्या देना चाहती हैं अपने साथी आईएएस ऑफिसर्स को, जो लेडी आईएएस ऑफिसर्स हैं? मेरे ख्याल से उन्हें अलग से कुछ, क्योंकि वो खुद फील्ड में है बहुत अच्छे से, और फील्ड में और अनुभव में ही व्यक्ति सीखता है, तो वो अपने आप ही स्वयं व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक रूप से अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं चलिए एज अ सीनियर कोलीग ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी स्थिति में अपने को कमज़ोर समझने की हमें ज़रूरत नहीं है और हम किसी भी स्थिति में बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी, उसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले शिक्षा। जितना लड़कियाँ पढ़ेंगी, जितनी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतना ही वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना वजूद, उनका अपना अस्तित्व होगा और तभी जो समाज में कई कुरीतियाँ हैं उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठा पाएंगी। उनमें हिम्मत होगी कि अगर कोई डाउरी मांग रहा है तो वो मना कर सके कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो ये एक प्रक्रिया है जो चल रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो कामकाजी महिलाओं की, लड़कियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब मैट्रिमोनियल में भी इस बात की डिमांड होती है अक्सर कि उन्हें कामकाजी लड़कियां चाहिए। हाँ, कामकाजी लड़कियां चाहिए। तो बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन हाँ, अभी बहुत दूर भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया महंत दिव्या गिरी, मधु गुप्ता, अपर्णा कुमार, अनीता भटनागर जैन, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अपना मूल्यवान समय निकालने के लिए। और ये ईटीवी के लिए भी बड़ा गर्व का विषय है कि आप सभी एक साथ आज वीमेंस डे पर, इंटरनेशनल वीमेंस डे पर ईटीवी के कार्यक्रम में आप सभी ने शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे साथ अभी आपने देखा नारी सशक्तिकरण पर जो अपने उत्तर प्रदेश की वीमेंस अचीवर हैं उनकी क्या ओपिनियन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रात 11:30 पर ये पूरा कार्यक्रम आप दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद।